नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक कर योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड के मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए चार धाम मार्ग और पर्यटक स्थलों पर मिलेट्स आधारित बेकरी स्थापित की जाए, जिससे किसानों को बाजार और युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। बैठक में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की तैयारियों, बीएमएम मानदेय बढ़ोतरी, हाउस ऑफ हिमालयाज उत्पादकों की ब्रांडिंग समेत अन्य अहम मुद्दों पर जोर दिया गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में पुलिस की बदहाल व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुध पार्क में उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई है। हत्याएं, चोरी, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन पुलिस उन पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से असफल दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधी गुंडों के गैंग सक्रिय हो रहे हैं, जिनके ऊपर सफेद बीजेपी नेताओं का हाथ है। वहीं उप नेता प्रतिपक्ष भूपेन कापड़ी ने सरकार से भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने की मांग की है। तस्वीरें आपको हल्द्वानी से दिखाई जा रही हैं, जहां कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। पुलिस की बदहाली को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। इसी के साथ मांग उठाई गई है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें जल्द से जल्द स्थानांतरित किया जाए, उनका तबादला किया जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तख्तियां लेकर, हाथ में पोस्टर लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के कई सारे नेता मौजूद हैं इस प्रदर्शन में। सुमित हृदयेश से लेकर करण महाराज सब नेता मौजूद दिखाई दे रहे हैं। हल्द्वानी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है और सरकार को घेरने की कोशिश की है। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर भी आवाज उठाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। चोरी, हत्या जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते अब कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जिसमें कई सारी मांगे उठाई गई हैं। कांग्रेस हमेशा एक रहती है और इस समय जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन नंगा नाच कर रहा है, उसके खिलाफ तो हम एक हैं, क्योंकि गरीब लोगों की जमीनों में कब्जे हो रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, महिलाओं के संग अत्याचार हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे। अभी आपने एक रिपोर्ट देखी होगी महिला आयोग के संगठन की, उसमें क्या आया है। उसके अलावा एनसीआरबी की रिपोर्ट जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, उसने तो पहले कह दिया कि 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में पहले स्थान पर खड़ा है। आप देख लीजिए, 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर है, इनके दुखसन के चेयरमैन जमानत में बाहर है। संतरेसा में 14 साल की लड़की का बलात्कार और हत्या भी ओबीसी सेल का सदस्य मुख्य आरोपी है बीजेपी का। अंकिता भंडारी के केस में वीआईपी का भी पता नहीं पुलकेदारिया इनके मंत्री का लड़का। तो तमाम ऐसे केसेस, भर्ती घोटालों में हाकम सिंह इनके मुख्य आरोपी जो है वो जिला पंचायत के सदस्य बीजेपी के, और पटवारी पेपर लीक में इनका मंडल अध्यक्ष मंगलौर हरिद्वार का मुख्य आरोपी। तो ये दिखाता कि किस तर्ज पे चल रहा है। और पंचायत चुनाव में जिस तरीके से नैनीताल में हुआ और पुलिस की देखरेख में हुआ, उससे बड़ा नंगा नाच और क्या होगा। बेताल घाट में गोलियां चल गई, क्या पुलिस ने क्या विधायक के भांजू के खिलाफ कार्रवाई हो गई। उसके अलावा दोराहाट में देख लीजिए, कांग्रेस की बीटीसी मेंबर जो 2 बहनें थी, उनके पतियों का अपहरण होता है, पुलिस जबरदस्ती लिखवा लेती है, घूमने गए। देखिए, जब से भाजपा की सरकार उत्तराखंड में बनी हुई है, प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम लचर हो गई है। जो कानून के रक्षक हैं वही कानून के भक्षक हो गए हैं। हमारे प्रदेश में बलात्कार, लूट, हत्या, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार आंख बंद कर कर बैठी हुई है। मैं बात करूं हल्द्वानी बनफूलपुरा की घटना की, तो उसमें 9 लोगों की जान चली गई और जो है 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर मुकदमे हुए जो अभी भी जेल में हैं। लेकिन सरकार की नाकामी और सरकार की हठधर्मिता देखिए, एक भी अधिकारी जिसकी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना हुई, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उधम सिंह नगर एसएसपी के खिलाफ आदेश चौहान जी के से अभिनेता पर पूरे विधानसभा के सत्र में इतना हंगामा हुआ, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। महामहिम राष्ट्रपति के
काफिले से 500 मीटर दूर देहरादून में एक सोने की दुकान में लूट हो जाती है किसकी आज तक जिसका खुलासा नहीं हुआ। हरिद्वार में दिन दहाड़े सुनार की दुकान को लूट लिया जाता है जिसका आज तक खुलासा नहीं हुआ। कानून व्यवस्था इस प्रदेश में कैसी है, इनसे बड़ा आपने नहीं देखा होगा। वहां बैठे भी हो, उन्होंने जो जो बातें बोली, क्या बोल रहे थे, क्या बना रहे हो, मैं बोल नहीं सकता कैमरे में। कुछ बोला था ना उन्होंने, कुछ बना रहे हैं, वो बना रहे हैं लोग हमें। लेकिन उसके बाद बैकफुट में भी भगत दिखाई दिए, उन्होंने कहा था कि अब बैकफुट में तो अब फोन जब आएंगे देहरादून से, दिल्ली से, लेकिन असलियत तो आई गई ना सामने। अरे एक विधायक, इतने सीनियर विधायक, इतने सीनियर मंत्री, उनको बैठना पड़ रहा है सड़क पर, तो सोचिए कानून व्यवस्था क्या है। कानून व्यवस्था चौपट है, चाहे उधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो, हरिद्वार, सब अधिकारी मस्त हैं, उगाही में लगे हुए हैं। केवल एक ही काम है सरकार को, उगाही करके पैसा देना, क्योंकि हत्याएं आए दिन हो रही हैं। आप अखबार में, मीडिया में आपको पता चलता रहता होगा। अभी मेरे जसपुर में एक महिला घास काटने गई परसों रात, और उसका कुंडल निकाल कर उसकी हत्या कर दी गई। 3 दिन हो गए। तो ये तो अपहरण, तो आपने जो यहाँ जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण की घटना देखी कि पुलिस के सामने वो लोग उधम सिंह नगर के जो है अपहरण करना है, देखिए किसके संरक्षण में वो पहाड़ तक पहुंचे, ये सोचने का विषय है। ये केवल सफेद पोष का संरक्षण प्राप्त है पुलिस को, और पुलिस को खुली छूट लूट की दे रखी है। पुलिस केवल एक ही काम पे, या तो खनन के नाम पर वसूली हो रही है, या लूट और खसोट के नाम पर वसूली हो रही है। उनका एक ही मकसद रह गया है, लूट करो, लूट करो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता पंकज सक्सेना से। पंकज, जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और कितने दिनों तक ये प्रदर्शन चलने की रणनीति बनाई गई है? ठीक है, बताना चाहूंगा जिस प्रकार जिला पंचायत जो चुनाव हुए थे, उसके बाद जो जिला पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से गोलियां चली, तलवारबाजी चली थी, और कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष और हल्द्वानी के विधायक सुमेश देश के साथ भी मारपीट की गई थी। उसके बाद निर्णय लिए गए थे कि उत्तराखंड और हल्द्वानी की खासतौर से नैनीताल जिले की जो कानून व्यवस्था उसको ठीक किया जाएगा, जिसके चलते आज जो है पूरे कांग्रेस ने बुधवार के अंदर जो है धरना प्रदर्शन किया, और सीधा तौर पर आरोप लगाते हुए नैनीताल पुलिस पर कहा भ्रष्टाचार और मैं पूरी तरह से लिप्त है। पूरे उत्तराखंड में केवल जो एक ही काम रह गया है, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, जो भाजपा के मंत्री हैं, जो विधायक है और जो मुख्यमंत्री हैं, उनको सिर्फ पैसे देने का काम कर रही है, जिसके चलते कांग्रेस ने आज एकजुटता दिखाते हुए धरना प्रदर्शन किया और साफ तौर से कहा है कि अगर ये कानून व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी और विधानसभा के सत्र में भी हंगामा करेगी। जी बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि खुद विधायक जो बीजेपी के विधायक थे और जो जो भाजपा के जो एक नेता थे, अपने कानून व्यवस्था को लेकर खुद धरने पर बैठे थे। कालाडो के विधायक हल्द्वानी बंशीधर भगत जो खुद धरने में बैठे थे, उसके बाद कुछ दिन बाद वो बैकफुट पे चले गए। और वहीं कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाते हुए कहा कि अपने ही सरकार के खिलाफ एक विधायक को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, तो किस प्रकार की कानून व्यवस्था है ये सरकार खुद देख रही है। और जो कांग्रेस का है, केवल 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्दी नहीं भ्रष्टाचार को नहीं हटाया गया और कानून व्यवस्था ठीक नहीं गई तो सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। जी बिल्कुल, धन्यवाद पंकज हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी में अधिकारियों के बैठने संबंधी निर्देशों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि अधिकारियों को जमीनी स्तर पर मौजूद रहना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि आपदा के समय अधिकारी नदारद रहते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में थराली और धराली जैसे क्षेत्रों में ना तो कमिश्नर और ना ही आईजी स्तर के अधिकारी नजर आए, जिससे साफ है कि आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार और प्रशासन दोनों ही निष्क्रिय बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को समझने और समाधान करने के लिए अधिकारियों को पौड़ी सहित अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद रहना चाहिए, न कि देहरादून में बैठकर केवल कागजी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, और इसमें कोई भी गुरेज नहीं है। और अभी आपने देखा किस तरीके से धराली की मैं बात करूं या थराली की बात करूं, जो है जो कमिश्नर से लेकर आईजी गढ़वाल तक आपको वहां नज़र नहीं आए, वो नदारद थे। तो ये दर्शा रहा है कि अधिकारी भी आपदा प्रबंधन को लेके कितने जो है निष्क्रिय हैं, क्योंकि जब सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी भूमिका सक्रिय रूप से नहीं निभा रहे हैं तो ये भी नहीं निभाएंगे। तो अगर आप बिल्कुल पहाड़ पर बैठेंगे तो वहाँ के लोगों की बात सुन पाएंगे। वैसे तो आप सुनते नहीं, आप पत्राचार के
माध्यम से तो आपदा पीड़ित अपनी बात नहीं कहेंगे। तो अगर मैं कह रही हूँ कि पहाड़ के आप विधायक हैं और वहाँ के अगर आप गढ़वाल के कमिश्नर हैं या आईजी हैं, तो आपको बिल्कुल पौड़ी में बैठना चाहिए, लोगों की समस्याओं को सुननी चाहिए। और विधायक हैं जो विधायकों को भी मुझे लगता है ये आपदा का वक्त है, इस वक्त देहरादून में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने क्षेत्र में बैठे, अपनी जगह पे बैठे, वहाँ के लोगों की बात सुने, उनकी जो आपदा पीड़ित हैं उन तक जो है सहयोग पहुँचाने का कार्य करें, चाहे वो कोई भी विधायक हो, कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी के। खबर अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र बनबसा से है, जहां इन दिनों नेपाल में हुए बड़े जनजी आंदोलन के बाद नेपाल बंद होने से भारत की सीमावर्ती बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जहां पर भारत नेपाल का एक अच्छा व्यापार चलता है, उन सीमावर्ती क्षेत्रों में इन दिनों नेपाल बंद होने से बाजार में प्रतिदिन 20 से 25 लाख रुपए के व्यापार का नुकसान व्यापारियों को हो रहा है। वो चाहे बनबसा, टनकपुर, मेला घाट, झूला घाट, पलिया, सभी जगह पर यही स्थिति बनी हुई है। वहीं बनबसा व्यापार मंडल अध्यक्ष भारत बिष्ट का कहना है कि भारत की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी सीमा पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। भारत की तरफ से कस्टम खुले हुए हैं और हम चाहें तो सामान भेज सकते हैं, लेकिन नेपाल की तरफ से पूरा नेपाल बंद होने के कारण सामान नहीं जा सकता, जिसकी वजह से व्यापार में प्रतिदिन 20 से 25 लाख रुपए का बनबसा के व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करना चाहूँगा अपने, क्योंकि जो नेपाल में ये सब परिस्थितियाँ हुई आंदोलन लेके, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा जो नेपाल के साथ व्यवसायिक संबंध सन 1960 से जुड़ा हुआ है, यहाँ बॉर्डरों का, चाहे नेपाल का बनबसा का हो, टनकपुर का हो, धारचूला का हो, गौरीफंटा का हो, अन्य सब नाके हैं जो सालों से व्यापार यहाँ करते हुए आ रहे हैं हम लोग। और इस विषम परिस्थिति को देखते हुए, और जो वहाँ जो बाज़ार हमारा इस समय कारोबार जो होता था 20 से 30 लाख रुपए पर डे का कारोबार जो होता था, वो बिल्कुल शून्य हो गया है। व्यापारी जो है इस समय पे जो है इस पर विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और आने वाले समय में भी जो नेपाल का प्रमुख त्यौहार हुआ करता था, होता है आपका दशहरा, दिवाली, भाई टीका, इस पर भी हम लोग का जो व्यापारी लोग का कारोबार कम से 40-50 लाख रुपए पर डे कारोबार होता था, जो आज की परिस्थिति देखते हुए बिल्कुल शून्य है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी दोनों सरकारें मिलकर इस स्थिति को उबारने के लिए प्रयत्न करें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बागेश्वर से है, जहां स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टमटा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की बैठक की ली, जिसमें उन्होंने आगामी स्वास्थ्य पखवाड़े के सफल संचालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर के जिलों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ई ब्राउजर तैयार करने और नगर निकायों के वाहनों पर जिंगल्स के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग को स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और अभियान की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए लोगों से फीडबैक लेने के लिए भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि शिविरों का आयोजन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला स्तरीय संस्थानों में किया जाएगा। देखो कि क्या क्या यहाँ तैयारियां हो रही हैं। तो इसी के तहत आज हम लोगों के डीएम साहब के ऑफिस में एक इंटर सेक्टोरियल मीटिंग हुई और अभी जनप्रतिनिधियों के साथ मैं बैठी हूँ और इनके साथ भी हमने अभी मीटिंग करी है कि किस तरह से ये पखवाड़े चलने हैं। और ये बहुत अच्छा रहेगा कि क्योंकि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी के ये जन्मदिन से 17 सितंबर से शुरू होना है और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक 2 अक्टूबर तक ये चलेंगे पखवाड़े। और इसमें जो हमारे जो इंटीरियर में जो गांव में हैं हमारे जो लोग उन तक भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो है पहुँचेंगी मेले के जरिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इनवाइट करेंगे कि ताकि वो इसका लाभ लें और क्या क्या हमारी योजनाएं चल रही हैं उसके लिए जागरूक रहें और क्या क्या हमारे जो और कार्यक्रम है कम से कम वो जाने। हालांकि हमारे जो धरातल में अभी CHOs भी हैं वहाँ पर जो ये कार्यक्रम चला रही हैं, तो इसको हम जब पखवाड़े के रूप में एक मेले के रूप में मनाएंगे और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आएँ और ये स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकें और उनके बारे में जागरूकता जाए।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकार ने आधार कार्ड बनाने और उसमें सुधार के लिए बैंक और सरकारी दफ्तरों में सेवा केंद्र तो खोल दिए हैं, लेकिन विकासनगर में ये सुविधा अब जनता की परेशानी बन गई है। सुबह से लाइन में लगने के बाद भी लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट देखिए। देहरादून में विकासनगर के यूको बैंक, ब्लॉक कार्यालय और बाल विकास परियोजना का कार्यालय स्थित आधार सेवा केंद्रों का हाल बेहाल है। यहाँ रोजाना सुबह से लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन शाम तक अधिकतर लोग बिना काम कराए वापस लौट जाते हैं। देखो, आधार कार्ड को बवाल होना तो निश्चित है, क्योंकि जो जनता है वो आती है, उनका ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना उनके लिए पानी की व्यवस्था कर रही। जितने भी यहाँ पर वो बने हैं CSC सेंटर, वो अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। 30 रुपए की जगह 150 रुपए ले रहे हैं। इसी को लेकर लोगों में रोष था और आज आप आए हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं टीवी चैनल वालों का, जिससे आम जनता की जो शिकायत है वो ऊपर तक पहुंच सके। दूसरी मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग, कुछ प्रधान भी हैं, कुछ वैसे लोग हैं जो अवैध रूप से आधार कार्ड बनवा रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। मैं LIU के माध्यम से, SSP देहरादून के माध्यम से, जिलाधिकारी से ये कहना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से, जो अवैध रूप से भारी व्यक्तियों के जो यहाँ पर बने हैं, जो कि कुछ मेरे संज्ञान में भी है, मैं चाहता हूँ कि उनकी सबकी जांच होनी चाहिए और जो लोग इस तरह का हमारे लिए कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहना चाह रहे हैं कि इनकी आधार कार्ड और प्रधानों की मिलीभगत है? हो सकती है, कुछ पिछले प्रधानों की है, अभी नए वाले को तो नहीं मैं कह सकता। कुछ पिछले प्रधान मेरे संज्ञान में आया, मैं भी उसको जो है वो कर रहा हूँ। जैसे मुझको मिलेगी विश्व सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है, और मैं अभी जिलाधिकारी देहरादून को एक पत्र भी लिखूंगा, SSP को लिखूंगा और LIU से भी मांग करता हूँ जो क्षेत्र के हैं कि जो है इसकी जांच करे और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन केंद्रों पर रोजाना केवल 30 आवेदन ही लिए जाते हैं, जबकि आवेदकों की संख्या 60 से 70 तक पहुंच रही है। ऐसे में लोग घंटों धूप और भीड़ में खड़े रहने को मजबूर हैं। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए जिलाधिकारी ने बंद पड़े आधार केंद्र खोलने और ऑपरेटर बढ़ाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के चलते व्यवस्था अभी भी नहीं सुधरी। कभी GPS कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कभी सर्वर डाउन है सर, इस वजह से नहीं हो पा रहा है सर। लोगों की शिकायत है कि आप 100 और 200 रुपए ले रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, 200 रुपए नहीं ले रहे हैं सर, किसी से पूछ लीजिए। कितने फीस ले रहे हैं आप? सर जो फीस है, प्रॉपर फीस है 100 रुपए 50 रुपए। और आपने भी बताया था हम 150 रुपए ले रहे हैं। सर बायोमेट्रिक के ले रहे हैं सर, उसमें हमें जो सरकार कंपनी तरफ से सर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। उस वजह सर हम जो हमारा वो है सर इंक वगैरह कुछ भी है सर, उसके लिए ले रहे हैं सर। कितने पैसे? सर जो कंपनी फीस है सर 150। तो टोटल कितने पैसे ले रहे हैं आप? सर 100 ले रहे हैं ना, 100 ले रहे हैं, 50 ले रहे हैं, 100 जी जी सर। एक आधार कार्ड ठीक करने के 150 रुपए ले रहे हैं आप? उसके हैं सर बायोमेट्रिक के। और जगह तो 100 रुपए लिए जा रहे हैं, तो आप 150 के ले रहे हैं? सर कहाँ ले जा रहे हैं 100 रुपए सर? कहीं हर जगह 150 भी लिए जा रहे हैं सर, हमें नहीं सर पता। ब्लॉक कार्यालय में टोकन राशि से अधिक वसूली की शिकायतें भी सामने आई हैं। वहीं पंजीकरण तो हो रहा है, लेकिन कार्ड बनवाने या संशोधन की प्रक्रिया में काफी लंबा समय दिया जा रहा है। आधार कार्ड समय पर न बनने से स्कूली बच्चों की छात्रवृत्ति, राशन कार्ड, शादी के रजिस्ट्रेशन और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यदि ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त हो रही है तो उसकी तत्काल जो है जांच कराई जाएगी, और यदि वो अनावश्यक रूप से शहर की जनता से या आम जनता से जो है अवैध रूप से पैसे वसूल करता है तो उसके खिलाफ जो है निम्नानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर लोगों का ये भी कहना है कि हम 10 बजे लाइन में लगते हैं, 1 बजे तक आधार कार्ड बनते हैं। इस पर भी जो है जांच की जाएगी, देखा जाएगा कि भाई किन कारणों से जो है वो मात्र 1 बजे, सिर्फ 1 बजे तक ही आधार कार्ड बना रहे हैं, और उसके बाद जो है उस पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि इसके केंद्र है वो कम है, कहीं और बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, इसके केंद्र वैसे आधार कार्ड बनने के केंद्र तो कई जगह पे हैं। लोग जैसे तहसील में भी आके बनाते हैं, ब्लॉक में भी बना रहे हैं और पोस्ट ऑफिस से भी बनवा रहे हैं। तो अपनी सुविधानुसार व्यक्ति जो है नज़दीकी केंद्र पर जाकर जो है आधार कार्ड बनवा सकता है। सब केंद्रों पर ये पानी की सुविधाएं नहीं है, बैठने की सुविधाएं नहीं है। इसकी सुविधा के विषय में भी जांच की जाएगी और जल्दी जो है पानी वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आज के समय में किसी भी सरकारी काम के लिए आधार अनिवार्य है और लिहाजा लोग आधार सेंटर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ लोगों का आरोप है कि ज्यादा राशि की वसूली भी की जा रही है।
सवाल है कि डीएम के आदेश के बावजूद हालात कब सुधरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।